हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल क्लासेस हिंदी। आज इस नए वीडियो में हम एक छोटे व बहुत ही महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनल्स राइबोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड आदि का अध्ययन हमने कर लिया है और कोशिका परिचय भी हमने पढ़ा है। साथ ही साथ आगे हम सेंट्रोसोम, केंद्रक आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा 11वां लेक्चर होने जा रहा है जिसमें हम राइबोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं राइबोसोम क्या है। तो राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम रोमानिया के मूल के अमेरिकी साइंटिस्ट कोशिका विज्ञानी जॉर्ज ई पैलाडे द्वारा 1955 ईस्वी में किया गया। ये कहाँ के थे? तो ये रोमानिया मूल के थे। क्या रोमानिया मूल के थे, रहते कहाँ थे? अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में। ठीक है, 1955 में इन्होंने राइबोसोम की खोज की। हम परिभाषा देख लेते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम आरएनए व प्रोटीन से बने सबसे महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग में से एक है जो आनुवंशिक कोड को अमीनो एसिड की श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं, जिससे कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य पूरा होता है। तो राइबोसोम्स आरएनए व प्रोटीन से बने सबसे महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल्स में से एक हैं जो आनुवंशिक कोड व अमीनो एसिड की श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। आनुवंशिक कोड क्या होता है? जैसे कुछ कोड होते हैं जेनेटिक जो हमें मैसेंजर आरएनए से प्राप्त होते हैं। वहाँ राइबोसोम पे इसकी डिकोडिंग होती है और अमीनो एसिड को जोड़ के ये एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। ये रही इसकी परिभाषा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। पहला पॉइंट, ये सभी जीवित कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। ये सभी जीवित कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। सभी जीवित कोशिकाओं में राइबोसोम पाए जाते हैं। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इनकी संख्या अपेक्षाकृत जंतु कोशिकाओं के कम होती है। जंतु कोशिकाओं में एक सक्रिय कोशिका में लगभग 10 मिलियन तक राइबोसोम्स उपस्थित हो सकते हैं। कितने? 10 मिलियन तक। ठीक है, 10 मिलियन तक उपस्थित हो। जबकि हम अगर ई कोलाई की बात करें, जो कि एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है जिसमें लगभग 15,000 राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं। तो सभी जीवित कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, प्रोकैरियोटिक में कम संख्या में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं। यह दूसरा पॉइंट है, यह कोशिका द्रव्य में मुक्त अवस्था में या किसी कोशिकांग से लगे हुए या कुछ कोशिकांगों के भीतर पाए जाते हैं। ये कोशिका में मुक्त अवस्था में साइटोप्लाज्म में मुक्त रूप से पाए जाते हैं या किसी कोशिकांग से लगे हुए होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से चिपके हुए पाए जाते हैं। और कुछ कोशिकांग की बात करें तो जैसे प्लास्टिड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जिसमें प्लास्टिड लवक व माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आदि में उपस्थित होते हैं। तीसरा हम देखते हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण या अनुवादन नामक प्रक्रिया के द्वारा ये प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन नामक प्रक्रिया के दौरान अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। हम कह रहे हैं अमीनो एसिड्स की श्रृंखला निरंतर जुड़ती जाती है और प्रोटीन का उत्पादन होता है। प्रत्येक जीवित
प्रत्येक जीवित कोशिका को प्रोटीन निर्माण के लिए राइबोसोम की आवश्यकता होती है। प्रत्येक, ये देखिए निश्चित, प्रत्येक कोशिकाओं को प्रोटीन निर्माण के लिए राइबोसोम की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम आगे देखते हैं अपना छठवां। प्रत्येक जीवित कोशिका को माफ करिएगा, पांचवा हम देखते हैं। आरएनए व प्रोटीन के बने होने के कारण इसे राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कण भी कहा जाता है। आरएनए, तो आरएनए किस आरएनए? आरएनए, ये आरएनए का बना होता है, आरएनए और वह प्रोटीन का। आरएनए को राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। वह प्रोटीन से मिलकर यह बनता है, इस वजह से इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण भी कहा जाता है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा, वहाँ से आप जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपका समय भी बच जाएगा। वहाँ से आप इसे पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, या आप चाहें तो इसे प्रिंट कराकर अपना नोट्स भी बना सकते हैं। आगे हम देखते हैं छठवां। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। पहला 70 यस प्रकार, दूसरा 80 यस प्रकार। इसमें यस क्या है, पहले हम यस के बारे में देख लेते हैं। यस क्या है? यहाँ पे यस जो है एक यूनिट है। क्या है? यूनिट, जिसे हम स्टेटबर्ग, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टेटबर्ग स्टेटबर्ग इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटबर्ग इकाई। ये किसको किसको मापता है? तो ये अवसादन गुणांक को मापता है। राइबोसोम के अवसादन गुणांक को मापता है। तो अवसादन गुणांक क्या होता है? सबसे पहले हम अवसादन गुणांक को मापने के लिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन का इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। यह यंत्र एक वॉशिंग मशीन आप लोग देखे होंगे, उसके आकार का होता है, जिसमें राइबोसोम्स के घोल को हम डाल देते हैं और विद्युत की मदद से हम उसे निश्चित रफ्तार पे घुमाते हैं। जिस निश्चित रफ्तार पर आरएनए राइबोसोम तली पे बैठ जाता है, जबकि वहीं अगर हम रफ्तार में थोड़ा सा परिवर्तन करें तो दूसरी निश्चित रफ्तार पे दूसरे प्रकार का राइबोसोम तली पे बैठता है। तो यह अलग अलग रफ्तार जो होता है, यही इसका अवसादन गुणांक होता है। जिस रफ्तार पे, मान लीजिए हम 70 पे रफ्तार पे 70 की रफ्तार पे अगर ये तली पे बैठता है राइबोसोम, तो वो किस आकार का होगा? 70। उसका अवसादन गुणांक क्या होगा? 70। और इसको हम स्टेटबर्ग यूनिट यस से प्रदर्शित करते हैं, तो यह 70 यस प्रकार का हो जाएगा। और यदि इस रफ्तार में परिवर्तन किया जाए, तो अगर यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें, उनके राइबोसोम्स की बात करें, तो वह 80 यस प्रकार के होते हैं। तो उनका अवसादन गुणांक 70 यस प्रकार के राइबोसोम के अवसादन गुणांक से भिन्न होता है। हमें लगता है आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से जान लीजिए। राइबोसोम के अध्ययन के लिए एक विशेष प्रकार का यंत्र, जिसे हम एक विशेष प्रकार के राइबोसोम्स के घोल में रख लेते हैं, और इस यंत्र को विद्युत के द्वारा एक निश्चित तेज रफ्तार पे घुमाते हैं, जिसे एक निश्चित प्रकार का राइबोसोम तली पर बैठ जाता है। जबकि यहीं दूसरी निश्चित रफ्तार पर यदि हम उससे मशीन को घुमाते हैं, तो दूसरे प्रकार का राइबोसोम तली पर बैठता है। तो इस रफ्तार को हम अवसादन गुणांक कहते हैं, और इसे हम स्टेटबर्ग इकाई एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में आया होगा तो बहुत ही अच्छा। अब यहाँ तक आप लोग देख लिए हैं वीडियो, तो सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा चैनल को। चलिए अगला देखते हैं 70 यस प्रकार के राइबोसोम के बारे में। तो ये आकार में छोटे होते हैं, इनका अवसादन गुणांक 70 यस होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक व बैक्टीरिया में पाया जाता है। हमने बात किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में उसका अपना स्वयं
का राइबोसोम्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हरित लवक में होता है। इस वजह से ये दोनों कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक अपना प्रोटीन खुद बनाते हैं। इन्हें बाहर से प्रोटीन आयात करने की, कोशिका से आयात करने की आवश्यकता नहीं होती है काफ़ी हद तक। दूसरा हम देखते हैं 80S प्रकार के। तो ये आकार में जाहिर सी बात है बड़े होंगे, इनका अवसादन गुणांक 80S होता है। ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जबकि 70S प्रकार का राइबोसोम कोशिकांगों में भी पाए जाते हैं। कोशिकांगों में भी हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारे कोशिकांग हैं। तो ये 70S प्रकार के राइबोसोम्स बैक्टीरिया आदि के अलावा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिकांग में भी पाए जाते हैं, जबकि 80S प्रकार के राइबोसोम्स सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला संरचना। बहुत ही महत्वपूर्ण है इसकी संरचना। आरएनए 60% व शेष प्रोटीन से मिलकर बना एक जटिल कोशिकांग है। क्या? राइबोसोम्स आरएनए, आरएनए हम यहाँ बात करें तो आरएनए प्लस प्रोटीन प्लस प्रोटीन का आरएनए प्लस प्रोटीन, इसका बना एक जटिल कोशिकांग है। आरएनए कितना? 60% और शेष भाग 40% लगभग प्रोटीन का बना होता है। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यह अनुपात लगभग 50-50 का हो जाता है, वहीं प्रोकैरियोटिक में 60-40 का होता है। दूसरा हम देख लेते हैं, राइबोसोम में 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। पहले बात कर लेते हैं राइबोसोम बना कहाँ होता है। तो राइबोसोम्स केंद्रक के अंदर बनता है। यहाँ पे हम नोट कर लें कि राइबोसोम कहाँ बनता है। तो राइबोसोम केंद्रक के अंदर बनता है। राइबोसोम का निर्माण केंद्रक के अंदर होता है। इसे आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे ये सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसका राइबोसोम्स का निर्माण केंद्रक के अंदर होता है। यहाँ पे आरएनए के 4 स्टैंडर्ड यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात कर रहा है। यहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के राइबोसोम में आरएनए के 4 स्टैंडर्ड व प्रोटीन केंद्रक के अंदर मिलकर राइबोसोम का निर्माण करते हैं। वहीं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 3 स्टैंडर्ड वाले आरएनए मिलकर प्रोटीन से इसका निर्माण करते हैं केंद्रक के अंदर। तो इसका निर्माण केंद्रक के अंदर होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के आरएनए 4 स्टैंडर्ड के होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में स्टैंडर्ड ये 3 ही होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसमें एक छोटी सब यूनिट व दूसरी बड़ी सब यूनिट होती है। दोनों सब यूनिट मिलकर राइबोसोम का निर्माण करती हैं। जैसे एक छोटी सब यूनिट हो गई और एक बड़ी सब यूनिट हो गई, ये सब यूनिट दोनों जब आपस में मिल जाती हैं तभी एक राइबोसोम का निर्माण करती हैं। ठीक है, चौथा हम देखते हैं, राइबोसोम में 70S राइबोसोम में छोटी सब यूनिट 30S की होती है। मान लीजिए ये छोटा 70S आरएनए है, तो इसमें 30 व 50S के राइबोसोम्स की यूनिट होती हैं। आप इस पे मत जाइएगा कि ये 30 और 50 है तो 80S हो गया। यहाँ कुछ जगह मैथ ज़रूरी नहीं होता है लगाना। तो यहाँ पे इसकी सब यूनिट एक 30S होती है और एक 50S होती है। ये दोनों मिलकर 70S टाइप के राइबोसोम का निर्माण करती हैं, जबकि 80S टाइप राइबोसोम में 60S की बड़ी सब यूनिट व 40S की छोटी 2 सब यूनिट्स मिलकर
राइबोसोम का निर्माण करती हैं। छोटी सब यूनिट्स पर, छठवां हम देखते हैं, छोटी सब यूनिट्स पर mRNA जुड़ता है, मैसेंजर आरएनए जुड़ता है, जो कि केंद्रक द्वारा निर्देशित होता है, जहां इसकी सूचना डिकोड होती है। तो यह जब mRNA जब यहाँ पे पहुँचता है, ये सब मान लीजिए हम mRNA है, ठीक है। अब जब ये राइबोसोम पे पहुँचेगा तो यहाँ पे इसकी सूचनाएं जो केंद्रक द्वारा निर्दिष्ट होंगी, उसका यहाँ पे डिकोडिंग होगा और उसके अनुसार अमीनो एसिड इस पर जुड़ेगा और प्रोटीन श्रृंखलाएं बनेंगी, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन श्रृंखलाएं बनेंगी, ठीक है। वही बड़ी सब यूनिट्स में अमीनो एसिड्स जुड़ते हैं, ठीक है। मैसेंजर आरएनए छोटी सब यूनिट्स पर जाता है, जबकि बड़ी सब यूनिट्स में अमीनो एसिड जुड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। राइबोसोम्स के दो सब यूनिट्स, दोनों घटक राइबोन्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन होते हैं। माफ करिएगा, राइबोसोम्स के दोनों सब यूनिट्स में दोनों घटक राइबोन्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन्स होते हैं। ये नहीं है कि छोटी वाली में राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा और बड़ी वाली में प्रोटीन, नहीं। दोनों सब यूनिट्स में दोनों प्रकार के पदार्थ, जिसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि आरएनए है और प्रोटीन, दोनों मिलकर ही दोनों सब यूनिट्स को बनाते हैं। 9वां देखते हैं, दोनों सब यूनिट्स Mg2+ द्वारा जुड़े होते हैं। 10वां देखते हैं, Mg2+ आयन होता है जिसकी यदि सांद्रता कम हो जाती है तो ये जो सब यूनिट्स होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, या ऐसी कंडीशन जब आती है जब प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम का नहीं होता है या कोशिका में प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये सब यूनिट्स अलग हो जाती हैं, जिसमें 30S, 50S, 60S, 40S सब प्रकार के जो सब यूनिट्स मुक्त हो जाते हैं कोशिकाओं में। जबकि ये राइबोसोम्स अग्नाशय व मस्तिष्क की कोशिकाओं में अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ प्रोटीन संश्लेषण की अधिक आवश्यकता होती है इन कोशिकाओं में, तो यहाँ की कोशिकाओं में यह अधिक मात्रा में राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। दोनों सब यूनिट्स Mg2+ द्वारा जुड़े होते हैं। Mg2+ की सांद्रता कम होने पर सब यूनिट्स अलग अलग हो जाते हैं, सब यूनिट्स अलग अलग हो जाते हैं, जबकि सांद्रता अधिक होने पर राइबोसोम्स जुड़कर पॉलीसोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉलीसोम। क्या बनाते हैं? पॉलीसोम बनाते हैं। पॉलीसोम क्या होता है? जब Mg2+ की सांद्रता बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो कोशिकाओं में उपस्थित सभी छोटे छोटे सब यूनिट्स और राइबोसोम्स इकट्ठा हो जाएंगे और ये लगभग 60 की संख्या में हो जाते हैं। ये इकट्ठा होकर राइबोसोम बनाते हैं, जिसे हम पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स कहते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। हम यहाँ कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं राइबोसोम का। थोड़ा सा यहाँ पे स्पष्ट नहीं है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ये 290 इसकी लंबाई, 290 लंबाई है, और इस सब यूनिट्स ये 70S टाइप है, तो ये सब यूनिट्स 30S टाइप की है, ये सब यूनिट्स 40S टाइप की है, और जबकि इसकी चौड़ाई क्या है? 210 एंगस्ट्रॉम। 210 एंगस्ट्रॉम इस किसकी चौड़ाई है? 70S टाइप की, 70S प्रकार के राइबोसोम की 290 एंगस्ट्रॉम लंबाई और चौड़ाई इसकी 210 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि इसकी छोटी सब यूनिट्स 30S
वह बड़ी सब यूनिट 50s टाइप की होती है। और यदि हम 80s टाइप की बात करें तो 80s टाइप में 300 से 340 एंगस्ट्राम इसकी लंबाई होती है। सब यूनिट 40s व 60s में होते हैं, बटे होते हैं, और लंबाई चौड़ाई इसकी 200 से 240 एंगस्ट्राम तक होती है। ठीक है, हम आगे देखते हैं इसके कार्य के बारे में। संरचना इसमें 2 बचा है, हम देख लेंगे। 70s प्रकार के राइबोसोम्स की लंबाई यहाँ पे लिखा है 290 एंगस्ट्राम व चौड़ाई 210 एंगस्ट्राम। लंबाई 290 व चौड़ाई 210 एंगस्ट्राम। वहीं 80s प्रकार के राइबोसोम की लंबाई 340 एंगस्ट्राम से 300 एंगस्ट्राम से 340 एंगस्ट्राम व चौड़ाई 200 से 240 एंगस्ट्राम तक होती है। इसके फंक्शन के बारे में, इसका तो मुख्य फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस ही है। वहीं यह प्रकाश संश्लेषण के लिए भी आवश्यक होता है। पहला, प्रकाश संश्लेषण के लिए भी राइबोसोम की आवश्यकता होती है। राइबोसोम्स, दूसरा देखते हैं, राइबोसोम्स आरएनए की डिकोडिंग करता है। किस आरएनए की? तो मैसेंजर आरएनए की यह डिकोडिंग करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण का एक स्थान है, अतः प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। हम देखते हैं यहाँ पे, तो प्रोटीन संश्लेषण का स्थान किस प्रकार है, क्योंकि यहीं पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये बड़ी सब यूनिट्स हम बना ले रहे हैं और ये छोटी सब यूनिट्स है। यहीं पे ये आरएनए हो गया और यहीं पे कोडोन्स लगे होते हैं आरएनए पे। यहीं पे इसका डिकोडिंग होता है और यहाँ से टीआरएनए आता है और अमीनो एसिड्स की श्रृंखलाएं, अमीनो एसिड इसके जुड़ते हैं, AUG आदि तरह के कोड होते हैं, ये सब जुड़ते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो यह प्रोटीन का संश्लेषण का स्थान भी होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में आवश्यक एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज प्रदान करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में आवश्यक एंजाइम प्रदान करता है। प्रोटीन संश्लेषक एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, जिसकी मदद से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। पांचवा हम देखते हैं, यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो एसिड को इकट्ठा करता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो एसिड को इकट्ठा करता है, जो कि कोशिकीय कार्यों के लिए आवश्यक है। ठीक है, यह मुक्त राइबोसोम हमने बात किया राइबोसोम के, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो साइटोप्लाज्म में मुक्त अवस्था में फैले रहते हैं, जबकि दूसरे परिबद्ध होते हैं, जो कोशिकांगों से लगे होते हैं, चिपके होते हैं, जैसे अंतःप्रदव्य जलिका, कोशिक केंद्रक कला आदि से जुड़े हुए राइबोसोम परिबद्ध राइबोसोम होते हैं। ये परिवहन प्रोटीन के लिए प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जबकि संरचनात्मक प्रोटीन का निर्माण मुक्त राइबोसोम करते हैं, जिसका उपयोग कोशिका स्वयं करती है, जबकि परिबद्ध राइबोसोम जिस प्रोटीन का निर्माण करते हैं वह परिवहन के लिए होती है, इसका निर्यात होता है। इस वजह से राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। हम बात कर लेते हैं एक बार सारांश की। तो राइबोसोम्स की खोज जॉर्ज ई पैलाडे द्वारा 1955 में की गई थी। ये रोमानियाई मूल अमेरिकी साइंटिस्ट थे। ई कोलाई में लगभग 15,000 की संख्या में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि एक सक्रिय यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 10 मिलियन तक राइबोसोम्स उपस्थित हो सकते हैं। इसका लगभग 60% भाग राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, जबकि 40% भाग प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, तो यह केंद्रक के अंदर बनता है। ये आरएनए द्वारा, जिसकी 4 स्टैंडर्ड होते हैं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में व 3 स्टैंडर्ड प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में,
केंद्रक के अंदर प्रोटीन से जुड़कर राइबोसोम का निर्माण होता है। राइबोसोम्स के छोटी यूनिट्स पर mRNA की डिकोडिंग होती है, जबकि बड़ी यूनिट पे अमीनो अम्ल जुड़ता है। यह अमीनो अम्ल यह राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन का बना होता है, इस वजह से इसे राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन भी कहा जाता है। इसे राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन्स का निर्माण राइबोसोम्स के द्वारा ही होता है। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है। प्रोटीन संश्लेषण में आवश्यक एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को राइबोसोम प्रदान करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो एसिड को इकट्ठा करता है, जो कि कोशिका कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। चलिए थोड़ा सा संरचना देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपके सामने संरचना है। ये छोटी सब यूनिट से, छोटी सब यूनिट हमेशा नीचे होती है और बड़ी सब यूनिट ऊपर होती है। यहाँ पे mRNA है, ये आपके सामने mRNA है। यह दोनों सब यूनिट्स के बीच में होता है। यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट्स इसकी डिकोडिंग करती है, वो उसी अनुसार tRNA द्वारा कोडोन्स को लाया जाता है। स्टार्टिंग कोडोन्स A, U, G होता है। A हमेशा U के साथ, U हमेशा A के साथ, G हमेशा C के साथ जुड़ता है। इस प्रकार यह जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाती हैं, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहलाती है। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्रोटीन निर्माण करती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी लाभ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। हम यहाँ पे